अब देखो, लास्ट क्लास तक जहां तक पढ़ाई हुई थी वहां तक एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसके लास्ट वाले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। ये रहा स्लाइड। स्लाइड विजिबल है? यस मैम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे स्लाइड पे तुमको क्या दिख रहा है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का एक पार्ट दिख रहा है। ये हमने डिस्कस कर लिया था, ऑल्दो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसमें हमें कोलोन का पार्ट जनरली हमें स्टडी करना है। एक्चुअली यहाँ पर देख तीन रीजन्स रहे हैं। सबसे पहला जो है वो है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, अब देखो ये था एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। अब लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन के तीन डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है सीकम, एक होता है कोलोन, और एक रेक्टम। होता है रेक्टम। अब इसमें जो हमें पार्ट जो देखना है दैट इज, हमने सीकम में डिस्कस कर लिया था। उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। इलियोसिकल वाल्व क्या होता है, इलियोसिकल जंक्शन क्या होता है। इलियम जो है, जो कि किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, वो ओपन हो रहा था सीकम के अंदर। तो इन दोनों के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट था जो कि गार्ड कर रहा था इनकी ओपनिंग को, जिसे हम कहते थे इलियोसिकल वाल्व। और जहां पर ये वाल्व प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन भी, यानी कि इलियम और सीकम का जंक्शन जो है, जिसे हम बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। तो अभी हमें कोलोन डिस्कस करना है। देखो कोलोन में क्या होता है कि अगर हम बात करें कोलोन की, तो कोलोन की अगर हम बात करते हैं तो हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन एक्चुअली एनसीईआरटी में एक ये मिस्टेक कर दी है। एक्चुअली जो कोलोन है वो ये सारे पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला है असेंडिंग कोलोन, दूसरा है ट्रांसवर्स कोलोन, तीसरा है डिसेंडिंग कोलोन। बस यहीं तक एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली कोलोन के चार पार्ट होते हैं। ये एनसीईआरटी में एक करेक्शन करना बाकी रह गया है। तो चौथा पार्ट है द सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, तो ये चार पार्ट होते हैं कोलोन के। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा की तरफ जाना। ठीक है, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़ा से छोटे की तरफ आना। तो ये हुआ असेंडिंग कोलोन, ये हुआ ट्रांसवर्स कोलोन जो कि सीधा है, ये है डिसेंडिंग कोलोन, ये एक बस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। और एक लास्ट में एस शेप्ड कोलोन होता है, जैसे हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। ये कुछ एस शेप्ड होता है, जैसे कि हम बोल देते हैं सिग्मोइड कोलोन, इसीलिए इसका नाम है सिग्मोइड, क्योंकि ये एस शेप्ड होता है। तो एक मिस्टेक जो एनसीईआरटी ने कर रखी है, जिसका करेक्शन करना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो मैंने बताया था कि कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा कोलोन दिखता है डायग्राम में। अब इसमें क्या होता है कि तीन कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस तरीके से तीन कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टेनिया। क्या बोलते हैं, टेनिया कोलाई। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में ही बता दिया था। और ये तीन एक्चुअली होते क्या है, ये तो ये तीन लॉन्गिट्यूडनल रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रिबन लाइक मसल बैंड। अब जैसे कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक रुमाल है, ठीक है, रुमाल में कभी कभी ऐसा होता है कि, या फिर कोई भी कपड़े में कभी कभी इस तरीके से एक धागा निकला होता है। ठीक है, और तुम अगर अगर इस धागे को खींचते हो तो क्या होता है कि पूरा का पूरा हैंकी जो है वो कुछ इस तरीके से अब दिखने लगेगा। उसमें ऐसे ऐसे रेशे आ जाएंगे, जहां पर तुमने इस पूरे के पूरे एरिया में से जब तुम एक थ्रेड को निकालोगे तो वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो सिकुड़ जाता है। इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, जब इस धागे को निकालोगे तो क्या होता है कि पूरा का पूरा हिस्सा जहां पे वो धागा रन कर रहा था एक स्पेसिफिक एरिया में, वो पूरा का पूरा कंप्रेस हो जाता है, यानी कि एक साथ आ जाता है। फिर तुम ऐसा खींचते हो वापस, वो अपने ओरिजिनल जगह पे चला जाता है। अगर तुम समझ पा रहे होगे तुम लोग तो उसी से एक
वो एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है तो अभी वो समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है कि ये जो रेशो की तरह जो बैंड होते हैं मसल के, जो कि 3 इन नंबर होते हैं, इन मसल बैंड्स की वजह से ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये इस तरीके के पॉकेट्स बनते हैं, इस तरीके के, ठीक है। इसे हम कहते हैं हॉस्ट्रा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दीज आर द सैक लाइक पाउचेस, और ये बना कौन रहा है, ये बन रहे हैं इन 3 लॉन्गिट्यूडनल रिबन की वजह से, ठीक है। अब इसके बाद ये कुछ चीजें हमें जाननी थी। इसके बाद एक और चीज होता है, वो ये है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर जगह जगह पर इस तरीके के कुछ कुछ सर्कल्स इस तरीके के देखने को मिलते हैं। ये क्या है, पूरे के पूरे पार्ट में रहेंगे, ठीक है। मैं बस कुछ कुछ जगह पे बना रही है, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे यहाँ तक रहेंगे, ये सिग्मोइड कोलोन तक। इसे हम कहते हैं एपीप्लोइक अपेंडेजेस। इसका मतलब क्या है कि ये फैट के डिपॉजिट्स हैं, बस इतना याद रखो, दीज आर फैट डिपॉजिट्स। इसे हम कहते हैं एपीप्लोइक अपेंडेजेस, ठीक है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना था हमें, बस यही 3 चीज पढ़ना है। सबसे पहले टेनिया कोलाई, दैट इज 3 लॉन्गिट्यूडनल रिबन लाइक मसल बैंड, ठीक है। ये दूसरा हॉस्ट्रा का फॉर्मेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में, इस तरीके के सैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, इस तरीके के सैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, उसे हम कहते हैं हॉस्ट्रा, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें कुछ कुछ फैट्स के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज नोन एज एपीप्लोइक अपेंडेजेस, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमें आना है, दैट इज ऑन द सेकंड पार्ट, दैट इज रेक्टम। रेक्टम के बारे में वैसे तो मैंने बता दिया था, लेकिन फिर से चलो बता देती हूँ। रेक्टम के बारे में मैंने ये बताया था कि ये सिर्फ स्टोरेज चेम्बर होता है फीसेस का, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पर कुछ समय के लिए जो फीसेस होते हैं, जैसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना रहता है, वो कुछ समय के लिए यहाँ आके स्टोर हो जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो द स्टोरेज चेम्बर ऑफ फीसेस, इसे हम कहते हैं रेक्टम। बस कुछ देर के लिए यहाँ पे स्टोर होता है। और फिर मैंने बताया था कि रेक्टम, और फिर मैंने बताया था एनल कैनाल, ये मान लो एनल कैनाल है, और यहाँ से एनस आ रहा है, यहाँ से एनस का बिगनिंग हो रही है। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि एनस एनस से बाहर चीजें कब निकलेंगी, तो इसे 2 स्पिंक्टर इसे गाइड करता है या गार्ड करता है। एक है कौन सा, इंटरनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हाँ। तो इसमें एक और चीज क्या याद रखना था, मैम एक इनवॉलेंटली और एक वॉलेंटली। कौन सा इनवॉलेंट्री, मैम इंटरनल एनल स्पिंचर हाँ। और तो एक्सटर्नल आई वॉलेंटली। एन इंटरनल इज इनवॉलेंट्री, तो बचा हुआ ये हो जाएगा वॉलेंट्री। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था चीजों को। अब यहाँ से हम जो पढ़ेंगे दैट इज अबाउट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल का। अब यहाँ से क्या होता है कि हिस्टोलॉजी और एलिमेंट्री कैनाल बिगिन हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम इसके बारे में दिया हुआ है, बहुत कम पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस कभी कभी मतलब बहुत बार बाहर से भी इस पार्ट में आए हुए हैं। तो जो सीबीएसई वालों ने ये क्या कि डिफेंड किया है कि ये पार्ट तो कवर्ड है कुछ हिस्टोलॉजी में, मतलब टिश्यूज वाले चैप्टर में, और ये क्योंकि दिया हुआ है तो बच्चों को तो खुद से पढ़ना ही है। तो वो सारे जो पार्ट जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वही उसी के आने की संभावना है। तो उससे ज्यादा बाहर हम नहीं जाएंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में और एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो होता क्या है, अब हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना, कहीं पे नहीं समझ में आए तो बोल देना। अब देखो होता क्या है, ये पूरा का पूरा एक डायग्राम है जो कि पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बताओ लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कितने हैं। तो सबसे पहली बात, देयर आर 4 लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल 4 डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बनी हुई है।
तो 4 लेयर कौन कौन से हैं तो वो देखो। सबसे पहला लेयर है सेरोसा, ठीक है। दूसरा लेयर है मस्कुलरिस, तीसरा लेयर है सब म्यूकोसा, और चौथा लेयर है म्यूकोसा। म्यूकोसा। ये 4 डिफरेंट लेयर हो गए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्वेश्चन आता है कि मुझे बताओ आउटर से इनर साइड कौन सी लेयर होगी या फिर इनर से आउटर साइड कौन सी लेयर होगी। तो अब देखना, ये जो तुम्हें सबसे बाहर वाली लेयर दिख रही है, ये सबसे बाहर वाली लेयर तुम्हें दिख रही है, दैट इज सेरोसा, ठीक है। दिस लेयर इज द सेरोसा। अब इससे अंदर घुसोगे तो तुम्हें दिखेगी पूरी की पूरी मस्कुलरिस लेयर। ये पूरी की पूरी लेयर जो है, दिस इज द मस्कुलरिस लेयर। इससे अंदर घुसोगे तो 2 लेयर दिखेगी, दैट इज नोन एज द सब म्यूकोसा, और उसके अंदर वी फाइंड म्यूकोसा। तो सबसे बाहर जो लेयर है, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर इज सेरोसा। तो दिस सेरोसा इज द आउटर मोस्ट layer and mucosa is the innermost layer। ये याद रखना है कि सेरोसा जो सबसे बाहर वाला लेयर है और म्यूकोसा जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अरेंज द लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड। तो तुम क्या लिखोगे, सबसे पहले आउटसाइड में है सेरोसा, देन कम्स म्यूकोसा, देन कम्स सब म्यूकोसा, सॉरी देन कम्स मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा। तो ये आउट से इन है, अगर इन से आउट आ जाएगा तो म्यूकोसा, then submucosa, muscularis and serosa. Okay, so these are some of the layers which you need to know। अब ये 4 लेयर्स हो गए, यहाँ तक तो हमें पता है। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, we will be talking about serosa in general। देखो सेरोसा की अगर हम बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एब्सेंट होती है इन ईसोफेगस। ईसोफेगस में ये लेयर प्रेजेंट नहीं होती, याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ पे सेरोसा प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एब्सेंट है, तो इट इज ईसोफेगस। तो अगर सेरोसा एब्सेंट है ईसोफेगस में, तो सेरोसा की जगह पर कौन सी लेयर ईसोफेगस में प्रेजेंट होती है, तो याद रखना सेरोसा की जगह पर जो लेयर ईसोफेगस में प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका। ट्यूनिका किसी को पता है? ट्यूनिका एडवेंसिशिया, इट इज ओनली इन द केस ऑफ ईसोफेगस, और कहीं पर भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिका एडवेंसिशिया ईसोफेगस में प्रेजेंट होती है, क्योंकि वहां पे सेरोसा एब्सेंट होती है। तो ये पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। अब क्योंकि हम ईसोफेगस की बात कर रहे हैं तो एक और बात ईसोफेगस के बारे में जान लेते हैं। वो ये है कि अगर हम बात करें ईसोफेगस, ठीक है, तो ईसोफेगस जो है ये हम बोल सकते हैं कि ये किस फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट ह्यूमंस। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मैंने बताया था कि ईसोफेगस का अपर 1/3 पार्ट जो है वो कैसा होता है? मैम वॉलेंटली। हाँ, अपर 1/3 पार्ट होता है वॉलेंट्री और लोअर 2/3 पार्ट होता है इनवॉलेंट्री, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। अब इसके बाद वहीं पे अगर हम बात करें कैटल की, कैटल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि कंप्लीट ईसोफेगस जो है पूरा का पूरा इन सॉरी पूरा का पूरा ईसोफेगस जो है वो वॉलेंट्री होता है, यानी कि कैटल के कंट्रोल के अंदर होता है। इसीलिए तुम देख सकते हो कि कैटल जो है वो एक बार अगर खाना अपना इनगल्फ कर ले तो वापस से वो अपने वापस से उसे रीगर्गिटेट करके अपने माउथ में ला सकती है, फिर बार बार उसी खाने को चटाती है, फिर उसे इनगल्फ करती है, फिर उसे बाहर लाती है। तो ये प्रोसेस फिजिबल कैसे हो पा रहा है? क्योंकि कंप्लीट ईसोफेगस जो है वो वॉलेंट्री है। गेटिंग इट? यहाँ तक चीजें क्लियर है?
अब यहाँ पर अगर चीजें क्लियर है तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज द मस्क्यूलरिस लेयर। ये मैंने इधर क्यों बताया, क्योंकि अभी ये पॉइंट कहीं पर लिंक होने वाला है, इसीलिए मैंने ये चीज यहाँ बताई इसोफेगस के बारे में। अब देखो मस्क्यूलरिस लेयर के बारे में बात करते हैं। मस्क्यूलरिस लेयर का ऑर्डर पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि मस्क्यूलरिस लेयर को अगर तुम देखोगे तो ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, दैट इज आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर, ठीक है। तो मस्क्यूलरिस लेयर की अगर हम बात करें तो आउटर साइड रहेगा लॉन्गिट्यूडनल, इनर में रहेगा सर्कुलर। पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में यही होता है, एक्सेप्ट इन द स्टमक। स्टमक में चीजें थोड़ी सी उल्टी हो जाती है। उल्टी क्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आउटर तो रहेगा लॉन्गिट्यूडनल, कोई दिक्कत नहीं है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल रहेगा, इनर सॉरी इसमें मिडिल में एक लेयर आ जाता है। मिडिल में कौन सा लेयर आएगा, मिडिल में आ जाएगा सर्कुलर। तो अगर मिडिल में सर्कुलर आ गया तो इनर साइड कौन सा लेयर हो जाएगा, तो इनर साइड एक नया लेयर आ जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑब्लिक मसल। सिर्फ और सिर्फ ये एक नया पॉइंट आ गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टमक में होता है, ठीक है। पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है कि आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर, सिर्फ और सिर्फ स्टमक में होता है कि आउटर लॉन्गिट्यूडनल मिडिल सर्कुलर एंड इनर ऑब्लिक मसल। ओके, तो ये दूसरा एक्सेप्शन है जो कि पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल में हमें देखने को मिलता है। अगेन इसका ऑर्डर आ सकता है कि स्टमक में मुझे मस्कुलरिस लेयर का ऑर्डर बताओ, इनर से आउटसाइड या फिर आउटसाइड से इनसाइड, ठीक है। तो सबसे बाहर की साइड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, बीच में सर्कुलर और इनर में है ऑब्लिक, ठीक है। तो या तो अगर हम बात करें आउटर से इनसाइड की तो ये होगा LCO, इनसाइड से आउट की बात करें तो ये होगा, ये O है, ये हो जाएगा OCL, ठीक है। तो कोई भी एक याद कर लो, जनरली बेटर है तुम अगर आउटर से इन की तरफ ही याद करो, क्योंकि हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। सेरोसा पढ़ा पहले, फिर मस्कुलरिस पढ़ा, तो आउटर से इनर की तरफ आ रहे हैं, तो तुम एक ऑर्डर याद कर लो आउटर से इनर की तरफ, तो दूसरा तुम खुद से बता पाओ। तो ये यहाँ पर हो गया। अब इसमें क्या है कि देखो ये जो मस्कुलरिस लेयर होती है जो तुम्हें यहाँ पर दिख रही है, ये होती है स्मूथ मसल की, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो मस्कुलरिस लेयर है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे वो सर्कुलर हो, उससे मतलब नहीं है, पूरा का पूरा मस्कुलरिस लेयर जो है वो स्मूथ मसल से बना हुआ है। और हमें पता है स्मूथ मसल्स कैसे मसल्स होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है, सिंपल सी बात है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इसीलिए तो वो स्मूथ कहलाते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्राइशंस नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए इनवॉलेंट्री होते हैं। अब ध्यान से सुनना ये बात, ठीक है। मैंने बोला, मैंने क्या बोला कि ह्यूमंस में अपर 1/3 ईसोफेगस का वो होता है कौन से मसल से बना हुआ, वॉलेंट्री मसल से बना हुआ, ठीक है। पूरा का पूरा अपर 1/3 जो है वॉलेंट्री मसल से बना हुआ होता है। तो ये जो अरेंजमेंट मैंने यहाँ पर बताई है, ये वाली पूरी की पूरी अरेंजमेंट जो मैंने यहाँ पर बताई है, आउटर सर्कुलर इनर लॉन्गिट्यूडनल, जो कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल के लिए वैलिड है, वो इस पार्ट के लिए वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वॉलेंट्री मसल्स यहाँ पर आ गए और यहाँ पर ये पूरा का पूरा इनवॉलेंट्री मसल से बना हुआ है, यानी मस्कुलरिस लेयर कंप्लीटली इनवॉलेंट्री मसल्स का है और यहाँ पर ह्यूमंस का अपर 1/3 पार्ट जो है वॉलेंट्री मसल्स का है। इस वजह से ये जो मस्कुलरिस लेयर का जो ये ऑर्डर होगा, ये अपर 1/3 ईसोफेगस में नहीं पाया जाएगा, लोअर 1/3 में पाया जाएगा लेकिन अपर में नहीं पाया जाएगा। और ये एक और जगह नहीं पाया जाएगा, दैट इज ह्यूमंस में तो है ही, ऑल्सो इन कंप्लीट ईसोफेगस ऑफ कैटल, क्योंकि कंप्लीट ईसोफेगस ऑफ कैटल कैसा होता है, वॉलेंट्री मसल्स का बना हुआ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो पूछो।
यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछो, अगर कुछ भी पॉइंट ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजिंग है या कुछ भी है तो पूछ लो। आराम से टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और अगर कोई दिक्कत ना हो तो बोल देना कि कोई दिक्कत नहीं है। नो मैम। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इन केस किसी को कोई दिक्कत लगे, कोई भी पॉइंट कंफ्यूजिंग लगने लगे तो मुझे बता देना। अब इसके बाद मस्कुलरिस लेयर की पूरी कहानी हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट लेयर हमें पढ़ना है दैट इज सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा जो है ये थर्ड लेयर है। ठीक है, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो ये थर्ड लेयर है। तो सब म्यूकोसा के बारे में क्या पढ़ना है कि सब म्यूकोसा जो है ये कहीं कहीं पे, एक सेकंड, हाँ, ये सब म्यूकोसा जो है ये थिकेस्ट लेयर है। सबसे पहला बात, ये थिकेस्ट लेयर है और यही एक ऐसा लेयर है जहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। वेसल्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि ब्लड वेसल्स तो प्रेजेंट होंगे ही, प्लस यही एक ऐसा लेयर है जहां पर लिम्फ भी प्रेजेंट होगा। अब ये लिम्फ क्या है आगे मैं रिलेट करूंगी चीजों को, अभी बस ये ध्यान रखना कि लिम्फ भी इसी रीजन में प्रेजेंट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी पाए जाएंगे। तो तीन चीजें सब म्यूकोसा के बारे में, इस लेयर में कोई एक्सेप्शन नहीं है। सबसे पहला ये थिकेस्ट लेयर, खुद देखो डायग्राम देखो, ये पूरा का पूरा, ये जो तुम्हें रेड कलर का दिख रहा है ये वाला लेयर, ठीक है, ये पूरा का पूरा लेयर ये है सब म्यूकोसा का लेयर। ठीक है, ये थिकेस्ट लेयर है। ऑल्दो इस फिगर में तुम आइडेंटिफाई तुमको नहीं लग रहा होगा कि थिकेस्ट है, लेकिन एक्चुअली ये थिकेस्ट लेयर होता है। सेकेंडली, इसी लेयर में बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और इसी लेयर में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और लिम्फ पाए जाता है। ये 4 पॉइंट्स हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर हमें पढ़ना है दैट इज म्यूकोसा। म्यूकोसा लेयर में कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ो कि इट इज द इनर मोस्ट लेयर, बस इनर मोस्ट लेयर है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर ऊपर के तीन ही मुझे लग रहा है कि याद करने लायक है, और सारे लेयर्स तो बस ज्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ है। इनर मोस्ट लेयर है ये तो पता ही है तुम्हें। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद हमें दो प्लेक्सस के नाम पढ़ने हैं। अब यहाँ तक के जितने भी पार्ट है ये एनसीईआरटी में दे रखा है कहीं ना कहीं। हाँ, ये सारी चीजें नहीं दे रखी है कहीं कहीं। ये जो कंप्लीट इसोफेगस ऑफ कैटल इज इन वॉलेंट्री, ये सारी चीजें नहीं दे रखी हैं, लेकिन पूछी गई है इसीलिए यहाँ पर डिस्प्ले में लगी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है दैट इज दो तरीके का प्लेक्सस, और इन प्लेक्सस से सवाल हर समय आए। प्लेक्सस का मतलब नर्व का एंडिंग्स होता है, ठीक है, ज्यादा कुछ डिटेल में जानने वाला बात नहीं है। कुछ नर्व फाइबर के एंडिंग्स होते हैं, उनके बारे में सिर्फ दो प्लेक्सस के बारे में हमें पढ़ना है इसके बाद। ठीक है, और वो दो प्लेक्सस के बारे में सिर्फ रटना है और कुछ नहीं करना है। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो रट लेना, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन उसे पूछा जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज पता नहीं है, तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछेंगे। और ये क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअली। तो देखो, जितनी भी चीजें मैंने बोली है वो सारे इस स्लाइड में प्रेजेंट है। तो क्या करोगे कि अगर बेटर रहेगा यहाँ से चीजों चीजों को पढ़ लो, अपने एनसीईआरटी में जाओ, वहां पर भी ये डायग्राम दिए रखा है, वहां पे ये सारी चीजें मेंशन कर दो। ठीक है, ये एक डिटेल्ड फिगर है, ऑल्दो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए फिगर दिया गया है। क्रॉस नहीं लग पा रहा है इसमें, छोड़ो। अब यहाँ पर तुम्हें दो प्लेक्सेस देखने को मिल रहे होंगे, एक है मिजनर्स प्लेक्सस और एक है ऑरबैक प्लेक्सस। ठीक है, ये दो नर्व प्लेक्सस के बारे में सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखो ये नर्व फाइबर के एंडिंग दिख रहे होंगे ब्लू ब्लू कलर के यहाँ पर, कुछ यहाँ पर। ठीक है, ये ब्लू ब्लू कलर के नर्व एंडिंग्स दिख रहे होंगे। तो अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे।
ये तुम्हें एक कट सेक्शन दिखा रखा है। सबसे बाहर वाली लेयर इज सेरोसा, देन कम्स मस्कुलरिस, देन ये जो तुम्हें पूरी की पूरी लेयर दिख रही है ये म्यूकोसा, और इसके अंदर है सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के अंदर ये ल्यूमेन का स्पेलिंग गलत लिख दिया हुआ है, दिस इज द ल्यूमेन, ठीक है, दिस इज द ल्यूमेन, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि प्लेक्सस क्या है। दो प्लेक्सस के नाम, सबसे पहले एक जो पहला प्लेक्सस है वो प्रेजेंट होता है, उसका नाम है सबसे पहले ऑरबैक प्लेक्सस। ये प्रेजेंट होता है कुछ दो लेयर के बीच में। वो दो लेयर कौन कौन से हैं? सबसे बाहर वाला लेयर सेरोसा, और उसके नीचे वाला लेयर, सेरोसा के नीचे वाला लेयर दैट इज मस्कुलरिस। तो इन दोनों के बीच में एक नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है, नर्व फाइबर्स की एंडिंग प्रेजेंट होती है इस तरीके से, और इसे हम कहते हैं ऑरबैक प्लेक्सस, ठीक है। दूसरा इज द मिजनर्स प्लेक्सस। जिसने लास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक लगाया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाया होगा, उन्हें कहीं ना कहीं ये नाम दिखा होगा, ठीक है, मीजनर्स प्लेक्सस। मीजनर्स प्लेक्सस की अगर हम बात करें तो ये प्लेक्सस जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होती है सब म्यूकोसा, ठीक है, पूरी की पूरी ये एम्बेडेड रहती है सब म्यूकोसा। तो इस डायग्राम की मदद से तुम समझ सकते हो कि जो मीजनर्स प्लेक्सस है वो देखो इस लेयर में पूरी की तरीके से एम्बेडेड है, तो ये म्यूकोसा का लेयर है। और ये ऑरबैक प्लेक्सस देखो दो लेयर के बीच में, ठीक है, दो लेयर के बीच में, ऑल्दो थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा डायग्राम है, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि ये दो लेयर के बीच में प्रेजेंट है, दैट इज ऑरबैक। और ये कौन कौन सा लेयर है? दैट इज सेरोसा एंड म्यूकोसा मस्कुलरिस। अब इसके बारे में तुम्हें बात क्या याद रखनी है? वो ये बात याद रखनी है कि चाहे वो ऑरबैक प्लेक्सस हो चाहे वो मिजनर्स प्लेक्सस हो, इसे कंट्रोल कौन करता है? ये कंट्रोल होती है हमारे एएनएस से। अब एएनएस का फुल फॉर्म क्लास 10 में शायद ये चैप्टर जब मैंने पढ़ाई की तो ये था, फिर भी मैं लिख देती हूँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो अभी सिर्फ जिसे नहीं पता कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, आगे पढ़ने में आएगा, अभी सिर्फ ये याद रख लो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, नॉट अंडर आर कंट्रोल, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं एक तरीके से इनवॉलेंट्री हो गया, ये बोल सकते हैं कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, इनवॉलेंट्री हो गया, ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन डालने वाली हूँ, और अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा तो वो क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो तुम लोग, इसीलिए कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो। नो मैम। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो मुझे एक क्वेश्चन बताओ, मुझे एक आंसर बताओ, ठीक है, ज्यादा लेट नहीं करना। मैंने बताया दो प्लेक्सस के बारे में, एक ऑरबैक प्लेक्सस और एक मिजनर्स प्लेक्सस। दोनों इनवॉलेंट्री इन नेचर होते हैं, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं, इनवॉलेंट्री है। तो मुझे एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा रीजन है एलिमेंट्री कैनाल का जहां ये प्लेक्सस प्रेजेंट नहीं होगा? मैम ओसोफेगस। वेरी गुड। बाकी बच्चों, बाकी स्टूडेंट्स का मुझे नहीं पता कि वो सो रहे हैं कि देख रहे हैं। ईसोफेगस, एंड ईसोफेगस का भी अपर 1/3, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे कंट्रोल में। अब ऑरबैक प्लेक्सस का काम क्या है? ऑरबैक प्लेक्सस का काम है कि पेरिस्टाल्सिस कराता है, ठीक है। और मीजनर्स प्लेक्सस का काम क्या है? मीजनर्स प्लेक्सस कहाँ प्रेजेंट है? सब म्यूकोसा में। सब म्यूकोसा में मैंने बताया था कि यहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बात करें मीजनर्स प्लेक्सस की, तो मीजनर्स प्लेक्सस ग्लैंड से सेक्रीशंस कराएगा, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस, अगर हम बात करें ऑरबैक की तो ये पेरिस्टाल्सिस कराता है। पेरिस्टाल्सिस जनरली मसल्स कराते हैं,
और ऑर्बैक प्लेक्सस प्रेजेंट कहाँ पे है, सेरोसा और मस्कुलरिस लेयर के बीच में, इसीलिए पेरिस्टाल्सिस में हेल्प करेगा। तो ये ऑल्दो रटने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन यही आता है कि ऑर्बैक प्लेक्सस कहाँ प्रेजेंट है, किसके कंट्रोल में है और ये क्या कराता है। तो ये 3 चीजें बस यहाँ से आती हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेरोसा के बारे में कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ऑल्दो सब पढ़ा दी गई हैं, फिर भी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द गट होता है, ये ईसोफेगस में प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद जो पूरे का पूरा पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज नॉट एबल टू मार्क दिस, बट या दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। और सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है दीज आर नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ट्यूनिका एडवेंसिया, ये ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट भी पॉइंट नहीं है, जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है, यानी WFCT से बना हुआ है ट्यूनिका एडवेंसिया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर तुम पूछो विद रिस्पेक्ट टू नीट, इट इज पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद सेकेंड लेयर जो हमने पढ़ा था, इसके बाद आया था मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस में वही आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर और एक स्टमक में ऑब्लिक लेयर करके होगा, वो मैंने पढ़ा दिया था। अब इसके अलावा ये तीनों चीजें तो मैंने पढ़ा चुकी है, मैंने पढ़ा दिया है। तो इम्पोर्टेंट है वो ये दोनों पॉइंट, ठीक है। देखो मस्कुलरिस मैंने बताया कि पेरिस्टाल्सिस में हेल्प करता है, तो ये जो लेयर है मस्कुलरिस का, ये सबसे थिकेस्ट होगा स्टमक में, ऑब्वियस सी बात है। एक एडिशनल लेयर ऐड ऑन हो रहा है स्टमक में, तो मस्कुलरिस लेयर थिक हो गया, तो मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस भी स्टमक में होगा। और ये मस्कुलरिस लेयर सबसे ज्यादा थिन होता है रेक्टम में। तुम ही सोचो रेक्टम का काम ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ फीसेस को स्टोर करना, है ना, सिर्फ और सिर्फ स्टूल को कुछ देर तक स्टोर करना, तो उसका कोई काम ही नहीं है इनफैक्ट। तो इसीलिए मिनिमम पेरिस्टाल्सिस रेक्टम में देखने को मिलती है, यानी कि लास्ट पार्ट रेक्टम में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हुआ। अब आ जाओ सब म्यूकोसा में। तो सब म्यूकोसा में मैंने सब बता दिया है कि ब्लड प्रेजेंट है, लिम्फ प्रेजेंट है। अब यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पर एब्सेंट होते हैं जनरली। मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने यहाँ पर बोला कि कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसका सेक्रीशंस कौन कंट्रोल करता है, मीजनर्स प्लेक्सस। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एब्सेंट। सेकंड लाइन पढ़ोगे तो लिखा हुआ है एक्सेप्ट ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ब्रूनर ही एक ऐसा ग्लैंड है जो कि सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है, और ये एक डाइजेस्टिव मतलब ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट नहीं करता, ये सेक्रेट करता है जनरली म्यूकस। इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एब्सेंट। ब्रूनर ग्लैंड तो है, लेकिन ब्रूनर ग्लैंड एक डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ म्यूकस सेक्रेट करता है। और ये किसके सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम, ठीक है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और फिर ये मिजनर्स प्लेक्सस के बारे में तो मैंने उसी स्लाइड में बता दिया है, तो यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, अगर तुम वहां पढ़ चुके हो तो। म्यूकोसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है म्यूकोसा के बारे में। देखो म्यूकोसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो इनर मोस्ट लेयर है ही, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। देखो म्यूकोसा जो है इसे हम 3 डिफरेंट लेयर में डिवाइड करते हैं, एक आउटर मोस्ट, ठीक है, एक इनर मोस्ट, यहाँ देखो एक आउटर मोस्ट लेयर, एक इनर मोस्ट लेयर है, यहाँ पर इसके नीचे इनर मोस्ट लेयर देखो, और ये एक मिडिल लेयर जिसे हम बोलते हैं लमाइना प्रोप्रिया, ठीक है, लमाइना प्रोप्रिया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो ना आउटर मोस्ट लेयर इंपॉर्टेंट है ना इनर मोस्ट लेयर उतना इंपॉर्टेंट है, मिडिल लेयर से क्वेश्चंस आते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है कि मिडिल लेयर में, ठीक है, कुछ मॉडिफाइड लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि लिम्फेटिक टिश्यूज के अंदर ही लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसे फैगोसाइटाइज कर देते हैं। तो इन केस ऑफ आर एलिमेंट्री कैनाल,
ये जो लिम्फेटिक टिश्यू है इसका नाम होता है पेयर्स पैचेस, ठीक है, पेयर्स पैचेस, और ये प्रेजेंट होता है लमाइना प्रोप्रिया में। और लमाइना प्रोप्रिया किसका लेयर है, मतलब किसका पार्ट है, म्यूकोसा का पार्ट है। तो इसीलिए म्यूकोसा में कुछ मॉडिफाइड लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम बोलते हैं पेयर्स पैचेस। अब मैंने जब मैं बता रही थी माउथ कैविटी के बारे में, तो वहां मैंने बताया था कि कुछ टॉन्सिल करके स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अगर उनमें किस तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है तो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। तो क्योंकि ये पैलेट रीजन में प्रेजेंट था इसीलिए हम इसे कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। इसी तरीके से अभी पैलेटाइन टॉन्सिल्स भी क्या थे, एक्चुअली ये लिम्फ नोड्स ही तो थे, ठीक है, इनके अंदर लिम्फोसाइट्स पैक्ड थे, ये मैंने बताया है। तो यहाँ पर जो पेयर्स पैचेस हैं ये भी एक तरीके के लिम्फ नोड्स ही हैं, और ये एब्डोमेन में प्रेजेंट है, ठीक है, ये एब्डोमेन में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एब्डोमिनल टॉन्सिल्स। तो इन केस अगर क्वेश्चन आए कि एब्डोमिनल टॉन्सिल्स कौन से हैं, तो इट इज पेयर्स पैचेस। और ये कहाँ प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट इन द लमाइना प्रोप्रिया, और लमाइना प्रोप्रिया किसका पार्ट है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ म्यूकोसा। और ये पेयर्स पैचेस किसके म्यूकोसा में प्रेजेंट है, तो ये जनरली प्रेजेंट है इलियम के म्यूकोसा में, ठीक है, इलियम के म्यूकोसा में प्रेजेंट है पेयर्स पैचेस, जिसमें कि जो कि एक लिम्फ नोड है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एब्डोमिनल टॉन्सिल्स। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर है। और फिर ये रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, अगर याद करना चाहो तो याद करो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगेन these points are not important, these points are not important, so अगर तुम skip करना चाहो you can skip this, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो जल्दी से। मैम पेरिस्टाइलिस मतलब मैम वही ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वाला। हाँ 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 वही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यस मैम। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो हमने देख लिया। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो फोल्ड्स, मैंने बताया था कि इसोफेगस के जो फोल्ड्स होते हैं वो बहुत लेस डेवलप्ड होते हैं, whereas the folds of stomach जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, और इस तरीके के पिट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आके खुलते हैं, ये भी मैंने बता रखा है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तुम्हें क्या याद रखना है कि अगर हम बात करें विलाई की, विलाई कहाँ पे प्रेजेंट था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही 3 पार्ट होता है, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो अगर बात की जाए डिओडेनम में पाए जाने वाले विलाई की, तो वो होते हैं स्मॉल एंड ब्लंट, यानी कि कुछ इस तरीके से होंगे विलाई, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, डिओडेनम। अगर डिओडेनम वाले हैं तो वो होंगे स्मॉल और ब्लंट इस तरीके से, और वही विलाई अगर पाए जा रहे हैं जेजुनम एंड इलियम में तो वो होंगे कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक एंड टॉल। ये देखो, विलाई ऑफ जेजुनम एंड इलियम आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड। ओके, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है तो ये है कि मैक्सिमम विलाई आर फाउंड इन जेजुनम। मैक्सिमम इन 3 स्मॉल इंटेस्टाइन में ही विलाई पाए जाते हैं। वो विलाई कैसे होते हैं वो मैंने बताया। अब ये 3 तरीके के होते हैं, सॉरी, ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो जेजुनम में। ठीक, तो अब जहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम विलाई पाए जाएंगे वहीं पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी होगा। ये मार्क क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। जहां पर मैक्सिमम विलाई प्रेजेंट होंगे वहीं पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी होगा, इसीलिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज फाउंड इन
केस ऑफ जेजुनम. ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो. देखो इस स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तीन चीजें, लास्ट के 3 पॉइंट याद करनी है. ठीक है, ये 3 पॉइंट जो कि येलो से मार्क्ड है. कोई दिक्कत तो पूछो जल्दी जल्दी. चलो, तो लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब आगे बढ़ते हैं. इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड इज ब्रूनर्स ग्लैंड. ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में अभी हमने बात की थी कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है. ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट है इन द, जल्दी बताओ. सबम्यूकोसा. सबम्यूकोसा. हाँ, सब म्यूकोसा. इसके बाद ब्रूनर ग्लैंड के बारे में मैंने ये बात की थी, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब किसके सब म्यूकोसा है प्रेजेंट है. मैम ए स्टमक. नहीं, मैम सब. यस मैम, डोडेनम. ओके, बी वेरी क्लियर अबाउट दिस क्योंकि ये सारी चीजें जो है एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक है डिओडेनम का. ओके, उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इस ब्रूनर्स ग्लैंड की बात करें तो ये मल्टी सेल्यूलर होता है. मैंने 2 तरीके की ग्लैंड्स की बात की थी इन द केस ऑफ टिश्यूज, एक यूनिसेल्युलर और एक मल्टी सेल्यूलर. एनसीईआरटी खोलोगे टिश्यूज वाला चैप्टर तो उसमें दोनों के दोनों फिगर्स दिए हुए हैं, एक मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड का और एक यूनिसेल्युलर ग्लैंड का. तो उसमें देखना मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड में ब्रूनर्स ग्लैंड का एग्जांपल दे रखा होगा. ठीक है, अब ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं ये डिओडेनम में प्रेजेंट है. यहाँ तक सही है. मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब इंटेस्टाइनल फोल्ड्स की बात करते हैं तो इंटेस्टाइनल फोल्ड्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं. इस तरीके से. अब इसमें जो इंटेस्टाइनल फोल्ड्स ऐसे हैं हम विलाई कहते थे, है ना. और ये जो डिप्रेशन बन रहा है, इस डिप्रेशन का दूसरा नाम था, फिर बताओ. मैम क्रिप्ट ऑफ लिम्बर्कन. यस, वेरी गुड, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून. ठीक है, अब इसी क्रिप्ट्स में ये ब्रूनर्स ग्लैंड जो है इस तरीके से इनका जो डक्ट है वो इसी क्रिप्ट्स में खुलता है. ठीक है, इन्हीं क्रिप्ट्स में इन जो ब्रूनर्स ग्लैंड हैं इनका डक्ट खुलता है. ठीक है, तो ये याद रखना है कि देयर डक्ट ओपन इन द क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून. अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत 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 ज्यादा, ये वाला. ठीक है, ये क्या पॉइंट है कि जो ये ब्रूनर ग्लैंड है, ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है, दे सेक्रेट नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस, यानी कि ये नॉन एंजाइमेटिक होते हैं. जो ये जूसेस सेक्रेट करते हैं उसमें कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते. इसीलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ था, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, एक सेकेंड, अभी मैंने कहीं देखा, मैंने दिखाया था. हाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एब्सेंट. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें ब्रूनर्स ग्लैंड की, जो कि सब म्यूकोसा में ऑल्दो प्रेजेंट है, लेकिन ये नॉन एंजाइमेटिक जूसेस सेक्रेट कर रहे हैं, एंजाइम्स उनमें प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से हम इसे डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं कह सकते. ओके, तो अगर ये नॉन एंजाइमेटिक जूस सेक्रेट कर रहे हैं तो कौन सा जूस सेक्रेट कर रहे हैं? तो ये सेक्रेट करते हैं एक एल्कलाइन सेक्रीशन. ये किस चीज का एल्कलाइन सेक्रीशन है? तो ये एल्कलाइन सेक्रीशन होता है एक सॉल्ट का, और वो सॉल्ट है NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, ये इसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं. ओके, यहां तक हमें पढ़ना था ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में. अब जो सेकंड ग्लैंड के बारे में हमें पढ़ना है दैट इज पेनेथ ग्लैंड्स, सॉरी पेनेथ सेल्स.
पेनिथ सेल्स। अब मैंने जब पेनिथ सेल्स को पहली बार बताया था क्लास में, तो मैंने स्टमक में भी जाइमोजन सेल्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में बताया था कि पेनिथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। याद है कि सबको पेनिथ सेल्स मैंने Yes, बताया था ma'am. कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। Yes, ma'am. अब पेनिथ सेल्स जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं इन द म्यूकोसा। ये म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट है सब म्यूकोसा में। पेनिथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं म्यूकोसा में, ओके। और जनरली किसके म्यूकोसा में? तो जेजुनम के म्यूकोसा, डिओडेनम के सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स, जेजुनम के म्यूकोसा में पेनिथ। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। ये सिंथेसाइज और सेक्रीट करते हैं लाइसोजाइम और डिफेंसिन, यानी कि ये बैक्टीरिया को दूर रखते हैं, ओके। इंपॉर्टेंट लाइन अब आने वाली है, वो ये है कि जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होता है, सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड का सेक्रेटरी प्रोडक्ट एंड क्रिप्ट्स ऑफ लिबरपूल, COL मैं लिख रही हूँ, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरपूल, इन दोनों को कंबाइंडली हम कहते हैं स्यूकस या सक्कस इंटेरिकस। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन लाइन क्या है? द सेक्रेटरी सब्सटेंसेस ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड एंड क्रिप्ट्स ऑफ लिबरपूल are combinedly called intestinal juice, that is succus entericus या succus entericus, जो भी बोलना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और हाँ, एक और पॉइंट ये है कि जो पैनिथ सेल्स हैं ये भी खुलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरपूल में ही, ठीक है, दीज ओपन इन द क्रिप्ट्स ऑफ लिबरपूल, ओके। तो ये पैनिथ सेल्स के जो सेक्रीशंस हैं और ये ब्रूनर्स ग्लैंड के जो सेक्रीशंस है, ये दोनों मिल के बनाते हैं स्यूकस एंटेरिकस। तो बस यही लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड्स एंड क्रिप्ट्स ऑफ लिबरपूल इज कॉल्ड एज स्यूकस एंटेरिकस, और इसी को हम इंटेस्टाइनल जूस भी बोलते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? फिर मैं आगे बढ़ूंगी क्योंकि आज कंप्लीट करना है, कुछ यहाँ तक कंप्लीट करना है। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ती हूँ। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये सारी चीजें खत्म हो गई, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बारी आ गई। अब देखो हमारे बॉडी में डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये कौन कौन से हैं जरा देखना। सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये 5 डिफरेंट तरीके की चीजें हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट करती हैं और डाइजेशन ऑफ फूड को इजी बनाती है। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज समझना है वो ये है कि इसमें से 3 ऐसी चीजें हैं जो कि पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इनका डक्ट आके एलिमेंट्री कैनाल में खुलता है, ठीक है। ये पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में तो प्रेजेंट नहीं होती कहीं पर भी, सिर्फ और सिर्फ इनका डक्ट एलिमेंट्री कैनाल में आके खुलता है। और वो 3 कौन कौन से हैं? ये ब्लू कलर के मार्क, ये जो ब्लू एरो जो है, यानी सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट माउथ में आके खुलते हैं। पूरा का पूरा सलाइवरी ग्लैंड जो है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होता, बस इसका डक्ट आके खुलता है हमारे माउथ में। लिवर, तीसरा है पैनक्रियास। लिवर और पैनक्रियास पूरे के पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कहीं पर भी नहीं आएंगे। जैसे हमने बात की स्टमक की, वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, इसीलिए गैस्ट्रिक ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन,
में पाए जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसीलिए वो एलिमेंट्री कैनाल में ही आ रहा है। लेकिन लिवर, पैंक्रियाज, इनका डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, इनके बस जो जूसेस हैं वो डक्ट्स के थ्रू आके एलिमेंट्री कैनाल में खुलते हैं। ओके, तो अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो लिवर है वो बाइल सेक्रेट, यानी बाइल जनरली सिंथेसाइज एंड सेक्रेट करता है बाइल जूस, और ये बाइल जूस जो है इसमें भी कोई एंजाइम्स नहीं पाए जाते, यानी कि दीज आर नॉन एंजाइमेटिक। ये सिर्फ और सिर्फ हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन। कोई बताएगा डाइजेशन ऑफ किस चीज में? डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, यानी कि फैट्स के बड़े बड़े टुकड़ों को ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, सिर्फ यही हुआ इनके डाइजेशन का मतलब, इसके अलावा कुछ नहीं करते। ठीक है, तो ये नॉन एंजाइमेटिक होते हैं। बाइल जूस जो कि लिवर सेक्रेट करता है, इट इज नॉन एंजाइमेटिक, कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ ये बड़े बड़े फैट्स के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो ये तो पहला स्लाइड हुआ, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर मेंशन था इसीलिए मैंने लिख दिया इसके बारे में। अब इसके बाद दूसरा है ये वाला, ये तुम्हें एक स्केलेटन दिख रहा होगा, हमारा स्कल तुम्हें दिख रहा होगा, स्कल बोन दिख रहा होगा। इसमें जनरली दिखाने की कोशिश की गई है जो हाईलाइटेड एरियाज है, यानी कि जो धुंधले धुंधले रीजन है वो नहीं देखने, जो हाईलाइटेड रीजन है वो देखने, यानी कि इसमें ग्लैंड दिखाने की कोशिश की गई है। देखो, सलाइवा जो है ये मेनली 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस किया जाता है। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, अब यहाँ पर एक ग्लिच कुछ आता है वो देख लेते हैं। ये देखो, ये सलाइवरी ग्लैंड की बात हो रही है। देखो होता क्या है, अगर हम बात करें कंप्लीट मैमल्स की अगर हम बात करें तो मैमल्स में 4 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चंस आ चुके हैं इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, 4 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। वहीं पे अगर हम मैमल्स के अंदर पाए जाने वाले एक एग्जाम्पल दैट इज ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्शन। और वहीं पे अगर हम कैट्स की बात करें, कैट भी एक तरीके का मैमल ही है, तो उसमें 5 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले मैं जो 4 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो जनरली मैमल्स में पाए जाते हैं उनके बारे में बताऊंगी। ये 4 पेयर हैं, सबलिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे, लिंगुआ यानी कि जीभ, दूसरा है सब मैंडिबुलर यानी कि जॉज के नीचे, मैंडिबल यानी कि जॉ, सब यानी कि नीचे, सब मैंडिबुलर। इसके बाद आता है पैरोटिड यानी कि चीक के पास, और चौथा है इंफ्रा ऑर्बिटल यानी कि जो हमारे आंख के ऑर्बिट है उसके नीचे, इंफ्रा ऑर्बिटल यानी कि जो हमारे आंख के ऑर्बिट है इसमें आईबॉल है उसके नीचे, इसी को हम कहते हैं जाइगोमेटिक। अब ध्यान से देखना, ये जो ऊपर के 3 दिख रहे हैं, दीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस, यानी कि ये जो है इट इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, और हमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन से कंसर्न है। ठीक है, याद कर लेना, अगर मान लो कहीं पे आ गया तो कैट्स के बारे में, जो 5th पेयर ऑफ जो सलाइवरी ग्लैंड है वो होता है, उसे हम कहते हैं मोलर सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि ये 4 तो प्रेजेंट होंगे प्लस इसमें एक मोलर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर सिंपल से ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। सबसे पहला, ये 4 पेयर मैमल्स के रिप्रेजेंटेशन में है, तो ह्यूमंस में प्रेजेंट है एक सबलिंगुअल, दूसरा सब मैंडिबुलर और तीसरा पैरोटिड। अब ये तीनों चीजों को वहां देखने की कोशिश करना जो मैं बता रही हूँ। सब लिंगुअल तुम्हें दिखेगा, सब यानी कि नीचे, लिंगुअल यानी कि जीभ के, यानी जीभ के नीचे। ठीक है, तो यहाँ देखो, जीभ के नीचे यानी कि ये वाला एरिया दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जीभ के नीचे है, यानी कि ये है सब लिंगुअल। दूसरा है सब मैंडिबुलर यानी कि सब यानी नीचे, मैंडिबल यानी कि लोअर जॉ। तो ये देखो, ये जॉ है और जॉ के नीचे
ये है सब मैंडिबुलर। ओके, अब तीसरा पैरोटिड। पैरोटिड चीक के पास होगा। तो ये देखो, ये बड़ा सा ग्लैंड दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, दिस इज पैरोटिड। ओके, ये पहला पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट ये पूछा जाता है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा। तो स्मॉलेस्ट होता है, देखो स्मॉलेस्ट दिख रहा है, सबलिंगुअल। साइज भी देखो, स्मॉलेस्ट इज सबलिंगुअल, जीभ के नीचे। और लार्जेस्ट तुम्हें साइज से ही समझ में आ रहा है कि पैरोटिड सबसे लार्जेस्ट है। तो ये दो चीजें तुम्हें याद करने की है, ठीक है। स्मॉलेस्ट इज सबलिंगुअल, लार्जेस्ट इज पैरोटिड। इसके बाद इसके डक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो डक्ट, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, यानी कि इसमें डक्ट्स तो प्रेजेंट होंगे ना। ये देखो यहाँ पे डक्ट्स प्रेजेंट है, इसके डक्ट, यहाँ पे लिंगुअल ग्लैंड्स के डक्ट्स में देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट देखने को मिल रहा है। तो अब इनके डक्ट्स के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, द डक्ट ऑफ पैरोटिड इज नोन एज स्टेनसन्स डक्ट। इसे मैं याद करने का ट्रिक भी बताऊंगी। डक्ट ऑफ सब मैंडिबुलर इज नोन एज वॉटन्स डक्ट। और अगर हम वही बात करें सबलिंगुअल, सबलिंगुअल के डक्ट को हम कहते हैं रिवेनस या फिर बार्थोलिन डक्ट, ठीक है। ये तीन नाम हमें याद करना है। अब ये याद नहीं होते हैं जनरली, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, समझना। सब मैंडिबुलर, एम कैसे लिखते हो, ये तो याद करना पड़ेगा कि स्टेंसन, वॉटसन एंड रिवेनस, ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, या फिर बार्थोलिन। अब तुम्हें दिक्कत कहाँ होगी कि ये तीनों नाम तुम्हें याद रहेंगे, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं रहेगा कि किसका डक्ट है। तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, डक्ट ऑफ सब मैंडिबुलर, एम ऐसे लिखते हो, डब्ल्यू ऐसे लिखते हो। क्लियर हो गया, ठीक है। मैंडिबुलर को वॉटसन, एम को उल्टा कर दो, डब्ल्यू आ गया वॉटसन। तो डक्ट ऑफ सब मैंडिबुलर इज वॉटसन डक्ट, ये याद हो गया। दूसरा दूसरा ये है कि पैरोटिड, ठीक है। तो पैरोटिड, पैरोटिड जो है वो स्टेंसन्स डक्ट है। इसे तो मैंने ऐसे याद कर लिया था कि पीएस, पीएस मतलब किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। किसी का भी नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पी से कुछ ले लो और एस से किसी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे कोई भी इंडिविजुअल का नाम भी मैं ले नहीं सकती, मैंने कुछ तरीके से याद किया था। या फिर तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, पी क्यू आर एस है, तो पी के पास एस ही आता है, ठीक है। तो पी के पास एस आता है, यानी कि पैरोटिड इज फॉर स्टेंसिल्स, ठीक है। पैरोटिड इज फॉर स्टेंसिल्स क्योंकि पी के पास ही एस आता है, पी क्यू आर एस। तो पी के पास एस आता है, इसीलिए पी एस। एक नॉवेल भी है, इस नाम से एक नॉवेल है, ठीक है। तो उस तरीके से भी मैंने याद कर लिया था। ओके, आई डोंट नो तुमने इस नॉवेल को पढ़ा है कि नहीं। ये ये भी एक नॉवेल है, तो इस नाम से मैंने पीएस को याद किया था। अब तो तुम इस तरीके से भी याद कर सकते हो, पी क्यू आर एस, पी के पास एस, तो यानी कि पी एस, पैरोटिड फॉर स्टेंसिल्स। और तीसरा जो बचा वो रेवेनस हो गया, तो सबलिंगुअल का ही होगा। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब इसके बाद ये सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स, यहाँ पर जो भी मैंने बात की वो सारे के सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। इसमें जो चीज नहीं मैंने बताई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये दो है, दो, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट वो ध्यान से समझ लेना। देखो, सारे के सारे सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि सारे के सारे सलाइवा तो सेक्रीट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड ऐसा है जो कि एंजाइम्स भी सेक्रीट करता है अपार्ट फ्रॉम सलाइवा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा ग्लैंड है पैरोटिड, साइज में सबसे बड़ा है पैरोटिड, लेकिन
सबसे ज्यादा सलाइवा सेक्रीट करता है सब मैक्सिलरी। अराउंड 70% सलाइवा कौन सेक्रीट करता है? सब मैक्सिलरी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि कभी कभी तुमने देखा हो कि किसी किसी इंडिविजुअल्स में उनका चीक एरिया जो है वो पूरा फूल जाता है, ठीक है? तो होता क्यों है? वो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। वायरस का नाम है पैरामिक्सोवायरस। वायरस का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें क्या याद करना है कि जब पैरोटिड ग्लैंड में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है मम्प्स, ठीक है? तो ये तीन चीजें हैं जो तुम्हें इस टेबल से याद करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सारी चीजें हैं वो इधर इस चार्ट में मेंशन हैं, ओके? तो ये तीन चीजें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यहाँ से याद करनी है, ओके? अब आ जाओ आज के लास्ट स्लाइड पे, ठीक है? लास्ट स्लाइड आज का, दैट इज सलाइवा का कॉम्पोजिशन क्या है। देखो, सलाइवा की अगर हम बात करें, सलाइवा जो होता है उसका पीएच क्या होता है? तो पीएच होता है उसका 6.8। अब देखो, इसको याद करने का भी एक तरीका है, ठीक है? जब हम स्टमक में पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें सलाइवा के पीएच याद करा दूंगी अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा है। अभी तुम याद रखो कि 6.8 होता है। इसमें वाटर का कॉम्पोजिशन काफी ज्यादा होता है, दैट इज 99.9 सॉरी 99.5% इज वाटर। इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज। हाँ, लेकिन याद रखना इट इज अल्फा अमाइलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इट इज अ टाइप ऑफ अल्फा अमाइलेज, ठीक है? इसके बाद अब अगर सॉल्ट 99.5% है तो सॉरी वाटर 99.5% है तो सॉल्ट हो जाएगा 0.5%। और ये सॉल्ट होते हैं दो तरीके के, एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक, ठीक है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ये कौन कौन से होते हैं? ये जनरली, अब कौन से होते हैं तुम्हें याद नहीं करना है, आयंस याद कर दो। इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं? तो Na, K, HCO3 माइनस और क्लोराइड, ठीक है? 4 आयंस। अब ये एक तरीके के इम्यूनोग्लोबुलिन में भी रिच होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जिसमें कि ये रिच होता है दैट इज IgA, ठीक है? 5 तरीके के इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे बॉडी में होते हैं। वो सारी की सारी चीजें क्लास 12 में है। वो 5 तरीके के कौन कौन से होते हैं तो बस तुम अगर समझना चाहो तो वो होते हैं गमदे, ठीक है ना? गम दे, दैट इज GAMDE। यही 5 तरीके के इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे बॉडी में होते हैं, जिसमें से IgA जो है दैट इज प्रेजेंट इन सलाइवा। उसके अलावा ये जो IgA है ये एक और जगह प्रेजेंट होता है, दैट इज मदर्स मिल्क। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बॉडी के सेक्रीशंस में भी प्रेजेंट होता है, यानी कि सलाइवा तो तुमने पढ़ ही लिया, स्वेट हो गया, ठीक है? सलाइवा हो गया, इन सब में भी IgA प्रेजेंट होता है। तो अगर मदर्स मिल्क में, तुम इसे ऐसे याद कर सकते हो, छोड़ो इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे याद था तो इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। IgA ये दो जगह पे प्रेजेंट होता है, ओके? अब इसके बाद यूरिया प्रेजेंट होता है और इसमें यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। याद रखना, यूरिक एसिड बहुत 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 कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो अगर क्वेश्चन में आए कभी कि बताओ सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, उसमें दिया हुआ है यूरिया, यूरिक एसिड और दो फालतू ऑप्शन दिए हैं, तो तुम यूरिया टिक करोगे, यूरिक एसिड नहीं, क्योंकि यूरिया का अमाउंट जो होता है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू यूरिक एसिड, ओके? इसके अलावा हमारा जो सलाइवा है उसमें एक बैक्टीरिया को किल करने वाला एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, दैट इज लाइसोजाइम। यही लाइसोजाइम वाज सेक्रेटेड बाय द पैनेट सेल्स एज वेल। तो ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है। इसके अलावा लाइसोजाइम जो होता है हमारे टीयर में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है? थायोसाइनेट, थायोसाइनेट की अगर हम बात करें तो ये दोनों जो हैं लाइसोजाइम एंड थायोसाइनेट
ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया को किल करते हैं। ओके, इसके अलावा एक पेन रिलीवर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज अ ब्रैडीकाइनिन, दैट इज अ पेन किलर। अच्छा, कभी कभी तुम लोग के साथ ऐसा हुआ है क्या कि तुम लोग खाना खा रहे हो और गलती से तुम्हारी जीभ जो है वो दांत के बीच में आ गई? Yes, हुआ ही ma'am. होगा। तो वो होता क्या है कि थोड़ी बहुत जोर के दर्द होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पेन खुद से सबसाइड हो जाती है, मतलब खुद से कम हो जाती है। वो क्यों कम हो जाती है अपने आप? तुमने कोई पेन किलर लिया क्या? तुमने पैरासिटामोल तो उसके लिए नहीं लिया, या कोई भी पेन किलर तुमने नहीं लिया इन फॉर दैट केस। वो कम इसीलिए होती है क्योंकि वहां पर ये जो ब्रैडीकाइनिन नाम के सब्सटेंस है वो वहां पर जाती है और पेन को कम कर देती है। ठीक है, लेकिन ये जो पेन किलर की जो इंटेंसिटी है, ब्रैडीकाइनिन की जो पेन किलर इंटेंसिटी है पेन को कम करने वाली, बहुत कम है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो किसी को पीठ में दर्द हो रहा है तो तुम अपना सलाइवा निकाल के अगर उसके ऊपर लगा दोगे तो ऐसा नहीं है कि उसका पेन रिलीव हो जाए। ठीक है, तो ये पेन किलर तो है लेकिन बहुत कम इंटेंसिटी का। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर 2 पॉइंट लिखा हुआ है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो मुझे बताओ, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सलाइवा के सेक्रेशन को डिक्रीज कर देता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब स्टिमुलेट होता है? मान लो तुम जा रहे हो, तुम्हारे पीछे एक कुत्ता पड़ गया, कुत्ता तुम्हें दौड़ाने लगा, तो एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसे हम बोलते हैं फाइट, फ्लाइट या फिर फ्राइट। ये सिचुएशन आता है 3F, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अगर तुम्हें नहीं पता सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है तो बस इतना समझो कि जब तुम्हारे पीछे एक कुत्ता पड़ा है तो तुम बिना कुछ सोचे समझे भागने लगते हो। ठीक है, उसमें तुम्हारा जो मुंह है वो सूखता है। मुंह सूखता है, क्यों सूखता है? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है तुम्हारे तुमको बोलेगा कि भागो, किसी तरीके से भागो। तो तुम भागोगे तो तुम्हारा जो मुंह है तुम्हें पता चलेगा कि वो सूख रहा है। सूखेगा क्यों? क्योंकि सलाइवा का सेक्रेशन उस समय कम हो जाता है। वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये तब एक्टिवेट हो जाएगा तुम रिलैक्स्ड कंडीशन में। रिलैक्स कंडीशन में से तुम मूवी देख रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, एकदम रिलैक्स बैठे हुए हो, तो सलाइवा का सेक्रेशन जो है नॉर्मल होता रहता है। इनफैक्ट जब तुम अभी बैठे हो तो तुम्हारे मुंह में सलाइवा का सेक्रेशन हो रहा है, यानी कि तुम रिलैक्स्ड हो। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सलाइवा की सेक्रेशन को इंक्रीज करता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सलाइवा की सेक्रेशन को डिक्रीज करता है। और ये जो सलाइवेशन है वो एक्टिव, ये स्टिमुलेट कौन करता है? 7th और 9th क्रेनियल नर्व, ये मैंने बताया। तो ये कुछ आज का पॉइंट था जो हमें पढ़ना था। कल से हम स्टार्ट करेंगे लिवर। ठीक है, आज हमें यहीं तक पढ़ना था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। मैम इम्यूनोग्लोबिन के बारे में क्या बताए थे, वो समझ नहीं आया था। देखो इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है और ये हमारे बॉडी में जैसे मैं बताती हूँ, हमारे बॉडी में 2 तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये पता है? यस मैम, आपने बताया था इतना, मतलब हाँ। किसी दूसरे क्लास में। तो बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो टी लिम्फोसाइट्स को भी भूल जाओ। ये बी लिम्फोसाइट्स मान लो एक बड़ा सा सेल है, तो जब हम इसे बोलते हैं कि डिवाइड करो तो डिवाइड तो करता है, साथ ही साथ डिफरेंशिएट भी करता है। डिफरेंशिएट करके ये बनाता है कुछ एंटीबॉडीज। ठीक है, और इन्हीं एंटीबॉडीज को हम बोल सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, ये जो एंटीबॉडीज हैं जो कि बी लिम्फोसाइट्स डिवाइड कर करके बनाता है उसे हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और ये 5 डिफरेंट तरीके के होते हैं, सिर्फ 5 तरीके के ही होते हैं, और वो होते हैं गमदे, GAMDE, यानी कि IgG, IG यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन का शॉर्ट फॉर्म IG। ठीक है, IgA, IgM, IgD, IgE। तो इसमें से जो IgA होता है यानी IgA टाइप का एंटीबॉडी जो है ये हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यस मैम, एंड मैम टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिनके सिर्फ 3 गट्स खुलते हैं,
वो वाले वो क्लियर नहीं था। लिवर के बाद जो पैंक्रियास था। देखो यहाँ पर मैंने बताया था, ये पॉइंट समझ में आ गया कि ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में नहीं प्रेजेंट होते, सिर्फ और सिर्फ इनका डक्ट खुलता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। अब इसमें मैंने बताया था लिवर के बारे में, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट तुम्हें दिख रहा होगा लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है उसका उसके बारे में मैंने यहाँ पर बताया था। देखो होता क्या है यहाँ पर, लिवर हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, तुमने कहीं पे भी नहीं सुना हो कि मैंने बताया हो कि लिवर में खाना जाता है, ऐसा नहीं बोला कहीं पे भी। क्यों नहीं बोला? क्योंकि लिवर का जो सिर्फ और सिर्फ डक्ट खुलता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आके। ओके, लिवर से बनाता है बाइल जूस, जो कि एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज होता है। ये बाइल जूस जो होता है, इसमें कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए हम इसे कहते हैं इट इज नॉन एंजाइमेटिक इन नेचर। इसका काम क्या है? इसका काम है डाइजेशन ऑफ फैट। ये फैट को कैसे डाइजेस्ट करता है? इसमें कोई एंजाइम्स तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो फैट्स कैसे डाइजेस्ट होंगे? तो होता क्या है कि फैट्स के एक बड़े से टुकड़े को ये जब बाइल जूस में पड़ता है, तो इसे ये मार मार के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है इस तरीके से। तो इसे हम कहते हैं कि फैट्स का डाइजेशन हो गया, ठीक है। तो बाइल जूस कुछ इस तरीके के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है कि इसे इतनी बार मारता है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, जब लिवर आएगा तब बात करेंगे। अभी बस इतना समझो कि बड़े से फैट ग्लोब्यूल को छोटे से फैट ग्लोब्यूल में तोड़ देता है, इसमें कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन एंजाइमेटिक। और वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर एब्सेंट, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। इसके अलावा किसी को कोई दिक्कत? ये स्लाइड तो मैंने शेयर कर दी है, पूरा का पूरा तुम लोग के पास शेयर्ड है। और इसके अलावा मैंने वर्क बुक सॉल्व करने के लिए बोला था। यस मैम। दीपक ने सॉल्व किया, और किसी ने सॉल्व किया? यस मैम, मैंने बिगिनर्स बॉक्स सॉल्व किया था। कोई डाउट? नो मैम, मैंने आंसर मैच कर लिया, उसके बाद जो जो गलत बन हुआ गया उसको ना? फिर। यस मैम। वर्क बुक सॉल्व किया तुमने? यस मैम नो किया। मैम। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगी, उसका चिंता मत करो। वो वर्कबुक तुम्हें सॉल्व करनी है, जितनी भी क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं, तो तुम जो अभी तक मैंने क्लास में पढ़ाई है वो सॉल्व करना है। और दीपक, तुम्हें कोई डाउट हुआ वर्कबुक सॉल्व करने के बाद? नो मैम। मैम बस मतलब वर्कबुक, जो जो नहीं पढ़ाया हुआ था तो वो सब नहीं बना। अच्छा ठीक है, तो अब बन जाएगा जब मैं पढ़ा दूंगी तो। यस मैम। वर्कबुक में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मिनिमम 20 से 30 क्वेश्चन होंगे दीपक, शायद मैम 20। 20 है, हाँ। एक रेस करके भी एक मॉड्यूल आता है, जो कि जनरली अगर तुम्हारा बिगनर बॉक्स 1 बन गया, बिगनर बॉक्स 2 बन गया, 3 मतलब पूरा रैंक का मॉड्यूल तुमने कंप्लीट कर दिया, वर्कबुक कंप्लीट कर दिया, तब तुम जाते हो थोड़े से ऊपर लेवल पे, दैट इज रेस, ठीक है। तो ये रेस मैं तभी शेयर करूंगी जब तुमने ये दो चीजें कंप्लीट कर ली होंगी, ठीक है, तब मैं रेस तुम्हें शेयर करूंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें 2 मैम मॉड्यूल्स बनाने पड़ते। हाँ बोलो। वर्कबुक सेंड कर दीजिएगा। हाँ, मैं तुम्हें आज ही अभी सेंड कर देती हूँ वर्कबुक, ठीक है, उसका चिंता मत करो। ठीक है, तो कोई और दिक्कत? और हाँ, अब देखो बिगनर बॉक्स 2 बन जाएगा तुम लोग से, ठीक है, बिगनर बॉक्स 2 अब बन जाएगा, जाके बनाओ एक्सरसाइज 1, 2 और 3 के वो सारे क्वेश्चंस लगाओ जो मैंने पढ़ा दिए, ठीक है, ओके। ओके मैम, थैंक यू फिर मैम। कल कुछ सरप्राइज है, इसीलिए इसीलिए मैं बोल रही हूँ सॉल्व कर लेना। सरप्राइज? हाँ, हम कल एग्जाम है। नहीं कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन सॉल्व कर लेना। कल हो सकता है कुछ सरप्राइज हो, ठीक है। हम क्योंकि क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन दैट्स क्लास है व्हाई आई वाज मैम। आस्किंग। हम ऑफलाइन क्लास है इसीलिए पूछ रहे थे। हाँ मुझे पता है, हाँ ऑफलाइन क्लास से रिलेटेड ही कुछ है। मैम कल आप ऑफलाइन क्लास लेंगे शाम को। कौन बताया? हो गया, अपडेट हो चुका है टाइम टेबल क्या? नहीं मतलब विशाल सर बताए हमको कल। अच्छा, हाँ मैं कल ऑफलाइन क्लास शायद लूँ, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम लोग सॉल्व करके आओगे क्वेश्चंस, है ना? यस यस मैम। मैम, आई एम वेटिंग मैम। आई एम ऑल्सो वेटिंग टू मीट यू ऑल, ओके। तो जल्दी से सॉल्व कर लो क्वेश्चंस, ठीक है, फिर मिलते हैं यस कल, मैम। यस मैम, श्योर। ओके।